हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं अपने अगले इस वीडियो में। अध्याय 4 से हमने यहाँ पे अध्याय 4 से और ये कक्षा 10 के साइंस से हमने लिया है कार्बन एवं उसके यौगिक से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की ये जो श्रृंखला है। इस श्रृंखला में हमने कुल 35 प्रश्नों को शामिल किया है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे और ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए, जो अभी जस्ट बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है ये कहता है कि कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुणों को लिखें। वो आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में हम सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं और इससे बनने वाले यौगिक पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, सबसे पहली चीज़ तो ये। और कार्बनिक यौगिकों में अधिकतर जो कार्बन से यौगिक बनते हैं ये हाइड्रोकार्बन के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन के रूप में होते हैं। तो देखिए, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। कह रहा कि कार्बनिक यौगिकों के निम्नलिखित गुण हैं। कह रहा अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो कार्बनिक यौगिक हैं इनमें जो है बंध कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध होता है। और आप जानते हैं कि विद्युत के चालन के लिए आयंस होने चाहिए या फिर विद्युत बंध होना चाहिए किसी भी यौगिक में अंदर। ठीक है, अगला है इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। क्यों? क्योंकि सहसंयोजक बंध बहुत जल्दी टूटते हैं, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होगा? बहुत ही निम्न होगा। इनके परमाणु के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सहसंयोजक बंध जो होते हैं इनमें प्रबल आकर्षक बंध नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड में सबसे हाई होता है। उसके बाद में आपका आता है सहसंयोजक बंध आता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड आता है। उसके बाद में उपसहसंयोजक बंध आता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि इन यौगिकों के आबंध से आयन की उत्पत्ति नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सहसंयोजक बंधों में आयन नहीं बनते। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला, ये जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन पेट्रोल और डीजल और कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो H2O होता है यह एक ध्रुवीय यौगिक है। कैसा है? ध्रुवीय, यानी कि पोलर है। और आप जानते हैं कि ध्रुवीय ही ध्रुवीय को अपने अंदर डिजॉल्व करता है। कहने का मतलब कि अगर कोई ध्रुवीय यौगिक होगा वही तो ध्रुवीय को अपने अंदर घुलेगा भैया। और जल कैसा है? जल है मतलब पोलर है, ध्रुवीय है। और आपकी जितने भी कार्बन, चाहे मेथेन ले लीजिए चाहे बेंजीन ले लीजिए, जो भी आप यौगिक लेंगे वे सब कैसे रहेंगे? वे सब आपके जो है कैसे रहेंगे? आपके जो है अध्रुवीय रहेंगे। इसलिए जो है ये कहाँ नहीं घुलेंगे? जल में नहीं घुलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? क्यों है भैया? क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पाई जाती है। वो क्या है? वो ये है कि इनमें पाई जाती है श्रृंखलन का गुण। पहला तो ये हो गया, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन, ठीक है। इसके बावजूद इनमें सहसंयोजक बंध बनने की, कौन सी? सहसंयोजक बंध बनने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और ये तुरंत, आप जानते हैं कि कार्बन के पास में 4 वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, और इन चारों वैलेंसीज पे तुरंत कोई भी परमाणु आकर के जुड़ सकता है। अब सब नहीं जुड़ पाएंगे, जो उपयुक्त होगा, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आपके पास में आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, या इसके अतिरिक्त आपके पास में कोई क्रियात्मक समूह हो गया, या CHO हो गया, या COOH हो गया। ये COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस तरह के जितने भी क्रियात्मक समूह हैं सब सीधे किसी भी कार्बन यौगिक से जुड़ सकते हैं, इसलिए इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा कर यौगिक बनाते हैं, यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है। ठीक है, बात क्लियर हुई। सहसंयोजक बंध के कारण जो है इसमें, और ये श्रृंखलन के कारण भी, 2 चीज़ें इसमें आपको इन्वॉल्व करनी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला प्रश्न कहता है कार्बन के 4 यौगिकों के नाम लिखिए। 4 क्यों यहाँ पर, और हम अब दिखा देंगे आपको, फिलहाल देख लीजिए।
जैसे आपके पास में क्या हो, जैसे देखिए CH3COH हो सकता है, आपके पास में CH3CH2OH हो सकता है, ये भी एक यौगिक है। आपके पास में अभी नाम लिखवा देंगे CH3OCH3 हो सकता है, आपके पास में CH3CH2O CH2CH3 हो सकता है। तो ये आपके पास में क्या है, मेथिल अल्कोहल है, ये आपके पास में एथिल अल्कोहल है, ये आपके पास में डाईमेथिल ईथर है, ये आपके पास में डाई एथिल ईथर है। ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, इसका सूत्र है ये। क्लोरोफार्म CH2Cl3 होता है, ये भी आपका जो है एक क्लोरोफार्म है, इसको निश्चेतक के रूप में यूज करते हैं। एथेनॉल CH3CH2OH जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मीथेन CH4 आप सभी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं, आप उसको किताब में देख सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला प्रश्न कहता है कि कार्बन यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्मों का उपयुक्त रासायनिक समीकरण के साथ उल्लेख करें। अच्छा, आपसे सवाल पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक कोई भी एक लीजिए, कार्बनिक यौगिक, और उसके रासायनिक परीक्षण दीजिए, रासायनिक गुणधर्म दीजिए और रासायनिक समीकरण भी दीजिए। मतलब गुणधर्म दिखाओगे तो आपको इक्वेशन तो दिखाना ही पड़ेगा। तो कोई 2 या 3 पूछेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़, मान लीजिए किसी यौगिक को हम लें, मान लीजिए हमने मेथेन को ही लिया, तो मीथेन को आप क्या कर सकते हैं, इसको जला सकते हैं। और आप जानते हैं जब भी किसी भी कार्बनिक यौगिक को या हाइड्रोकार्बन को जलाएं, उसमें अगर कार्बन है तो वो CO2 में तुरंत टूट जाता है। अगर उसमें हाइड्रोजन है और जलाने के लिए O2 लिया है तो H2O बन जाता है। तो ये रिएक्शन क्या आप नहीं कर पाओगे, और उष्मा तो निकलेगी ही साथ में हीट आपको हीट मालूम, मतलब जनरेट होगी, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कार्बन यौगिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा प्रकाश, ठीक है। देखिए CH4 यानी कि मीथेन है, और अब O2 से इसको जलाया गया है, CO2 बना और H2O बना, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हुआ। ऐसे ही अगर एल्कोहल को जलाएं, इसमें भी आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर भी आप देखिए CO2 H2 और ऊष्मा प्रकाश बन रहा है, ठीक है। अगला एक और देख लीजिए, एथेनोइक अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है। ये देख लीजिए, देखिए ये है आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है आपके पास में एसिटिक अम्ल। तो इस रिएक्शन को बिल्कुल समझिए, इसको समझिए, हो सकता है कि इंपॉर्टेंट रहे आपके लिए। देखिए, ये देखिए यहाँ से जो NaOH है, इसको तो समझिए, NaOH है और रिएक्ट कर रहा है किससे, CH3COOH से रिएक्शन कर रहा है। तो NaOH पहले टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में। ऐसे ही ये टूटेगा किस में, CH3COO माइनस में और प्लस H प्लस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो CH3COO माइनस है, यहाँ जाकर के सोडियम इससे लग जाएगा। ये जो सोडियम Na प्लस है, ये जाकर कहाँ लगेगा, CH3COO एसीटेट आयन में लगेगा। OH जाकर लगेगा H2O से, मतलब H से लगेगा, और क्या बनाएगा H2O, और साथ में ये जुड़कर इससे बनेगा तो CH3COO Na बनेगा, ठीक है। COO Na आपका बन जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरह से ये रिएक्शन आपकी हो जाती है, और यहाँ से क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। ये क्या है, सोडियम एसीटेट है, और वाटर रिमूव हो जाता है बाहर। अगला एक और देख लीजिए, कार्बन यौगिक एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, सोडियम धातु है, और यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ से जो H है, H क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और सोडियम धातु जाकर के यहाँ पे लगेगा। और आप जानते हैं, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि कोई भी एसिड किसी भी अम्ल से, कोई भी एसिड किसी भी धातु से जब अपक्रिया करता है, कहने का मतलब ये हुआ कि समझिएगा, अगर आपके पास में क्या हो, आपके पास में एसिड हो और साथ में आपके पास में मेटल हो, मेटल मतलब धातु, दोनों की रिएक्शन से आपको प्राप्त होता है क्या, मेटल ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन अब यहाँ पे आपको धातु तो दिख रहा है,
लेकिन यहाँ पे मेटल ऑक्साइड नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपके पास में एक क्या है, एल्कोहल है। और एल्कोहल जो है एसिड की तरह कार्य करता है। एल्कोहल थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो आप समझ लीजिए कि एसिड हो गया, ये तो एसिड हो गया, और ये क्या है, धातु है। तो एसिड और धातु आपस में क्रिया करेंगे तो सिर्फ H+ यानी कि H2 गैस निकाल दीजिए, बाकी तो आपको समझना ही है। H2 गैस को बाहर निकालो, बाकी साथ में लिख दो, आपका ये बन जाएगा क्या, आपका ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि कार्बन के 2 गुण लिखिए, गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या में दिखाई देती है। तो आप जानते हैं, पहला तो श्रृंखलन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके पास में सहसंयोजक बंध बनाने की अपार क्षमता होती है। सह, ये गलत लिख गया, एक बार सही करते हैं। सहसंयोजक, संयोजक, सहसंयोजक यौगिक बहुत ज़्यादा बनाता है। तो 2 बातें ध्यान रखना, एक श्रृंखलन हो गया, दूसरा सहसंयोजक यौगिक। अब ये श्रृंखलन कैसे होता है ज़रा इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कार्बन के पास में वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और ये दूसरे कार्बन से ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसे जुड़ सकता है। और जो ये वैलेंसी आपको दिख रही हैं, इनसे भी दूसरा कार्बन ऐसे जुड़ सकता है, दूसरा कार्बन ऐसे जुड़ सकता है। और यहाँ से आप जानते हैं हर एक कार्बन के पास में वो वैलेंसी होंगी, कौन वैलेंसी, 4 वैलेंसी, मतलब 4 संयोजकताएँ होंगी हर एक कार्बन के पास में। और ऐसे करके यहाँ से दूसरा कार्बन भी ऐसे जुड़ सकता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक विशाल श्रृंखला बन रही है, और इस तरह से इसके अनंत यौगिक बन सकते हैं और अनंत लंबी चेन भी बन सकती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, श्रृंखलन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। देखिए, कह रहा कार्बन के कितने अपर रूप हैं, इनमें से कौन अधिक कठोर और कौन मुलायम है। तो कार्बन के मुख्य रूप से दो ही जो है आपके क्या है अपर रूप में, एक तो हीरा है, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है। अब हीरा सबसे कठोर है और ग्रेफाइट सबसे मुलायम होता है। और हीरे का उपयोग गहना बनाने में और ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट और पेंसिल बनाने में किया जाता है। पेंसिल बनाने में, पेंसिल में जो लगी होती है ग्रेफाइट की छड़, उसी से तो लिखते हैं। इनकी स्ट्रक्चर को ज़रा देख लेते हैं। देखिए, ग्रेफाइट है ये देख सकते हैं आप ग्रेफाइट को, और ये क्या है, ये आपके पास में हीरा है। देखिए, ग्रेफाइट में क्या है कि प्रत्येक कार्बन से, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, प्रत्येक कार्बन से सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं। आप किसी भी एक जगह पर देखिए, चाहे आप इस जगह पर देख लीजिए, इस जगह पर देख लो, चाहे जिस जगह पर देख लीजिए, 3 बॉन्ड ही बन रहे हैं। एक आपको डैश डैश करके दिख रहा है, ये कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, ये एक फोर्स है जिसे नाम देते हैं वान डेर वाल्स फोर्स या वान डेर वाल्स बॉन्ड। ये क्या है जो डैश करके दिख रहा है, ये चौथा बंध है, लेकिन ये सिर्फ एक बल है। ये एक परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, और ये तीसरी परत हो गई। ये परतें एक दूसरे के ऊपर रखी रहती हैं। इन परतों के बीच में एक बल होता है। कौन सा बल होता है, वान डेर वाल बल होता है। और इस बंध को बोलते हैं क्या, वान डेर वाल बॉन्ड्स बोलते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे कि वान डेर वाल फोर्स या वान डेर वाल बंध कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेफाइट में होता है। लेकिन हीरे में ऐसी कोई व्यवस्था, आप देख सकते हैं कि एक कार्बन से 4 बंध बन रहे हैं, एक ये और एक ये, चारों बन रहे हैं हर एक कार्बन से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, इससे इनकी प्रकृति के बारे में क्या कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। कह रहा है कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक दोनों कैसे होते हैं, कम होते हैं। क्यों, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि सहसंयोजक बंध बना होता है इनके अंदर, आयन नहीं बनते। क्लियर हुआ। अच्छा, आयन ना बनने के कारण इसमें जो भी, मान लीजिए हम मेथेन की बात कर लें, किसकी बात कर लें, मेथेन की ही बात कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। देखिए, ये आपके पास में क्या, ये आपके पास मेथेन है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखो, ये होगी मेथेन ही है। ये देखो, यहाँ पर जो बंध आपको दिख रहा है, ये वाला बंध, ये सब जो बंध दिख रहे हैं, ये सब सहसंयोजक बंध हैं। और जैसे ही इनको हीट करते हैं, तुरंत टूट जाते हैं और तुरंत गल भी जाते हैं। क्लियर हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बंध है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो लेन देन है ये बराबर होती है और तुरंत ये टूटते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम HCl ले लें, यहीं पर अगर हम NaCl ले लें, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। क्लियर हुआ। अब एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखिए, कह रहा कि कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक निम्न होने के कारण ही
है कि इन यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल बंधन नहीं होते। क्लियर हुआ। अतः बंधन बनाने के लिए आयनों का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला प्रश्न कहता है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं है। जल दो तरह के होते हैं। जल होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट। ये पहला है, ये दूसरा है सॉफ्ट वाटर। कौन सा? सॉफ्ट वाटर। ठीक है। अच्छा, हार्ड वाटर जो है साबुन के साथ झाग नहीं देता, देता भी बहुत कम देता है, लेकिन सॉफ्ट वाटर बहुत ज़्यादा झाग देता है। क्लियर हुआ। इसको एक बार पढ़ते हैं फिर ये क्लियर होगा। कह रहा कि अपमार्जक, जिसे क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट, लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला यानी अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फेट, ध्यान रखिएगा, अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं, जबकि साबुन क्या होते हैं? वो सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ आघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। कठोर जल में भी अपमार्जक प्रभावी बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में डिटर्जेंट का उपयोग कर कठोर जल की कठोरता को दूर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। उपयोग करके कठोर जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं या फिर उनमें उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में कहना कठिन है। क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि डिटर्जेंट का प्रयोग हम कठोर जल में कर सकते हैं, और हम ये भी, अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बात थी प्रश्न में कि कोई जल कठोर है या नहीं है, ये हम कैसे पता करें डिटर्जेंट से। तो ये पता करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट जो है चाहे सॉफ्ट वाटर हो चाहे आपका हार्ड वाटर हो, दोनों में बराबर काम करता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो कार्बन के यौगिकों का ऐसा समूह जिसकी संरचनाएं रासायनिक गुण समरूप होती हैं तथा दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2, यहाँ CH2 कर लीजिएगा, CH2 का अंतर होता है समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में एल्काइंस या एल्केन्स है, एल्केन्स का समजातीय श्रेणी जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया आदि, इनके क्रमागत सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर एक बार फिर लिखा हुआ है। तो देखिए सजातीय श्रेणी का जो सामान्य सूत्र वो देख लीजिए, CnH2n+2 होता है। इसमें किसी भी यौगिक को रखिए वो कैसा होगा? समजातीय होगा, सजातीय होगा। क्लियर हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि समअवयवता किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी दो यौगिक हों, जैसे मान लीजिए एक हमने लिया क्या? एक हमने लिया CH3 CH2OH, एक हमने लिया क्या? एक हमने लिया CH3O CH3, एक तो हमने ये ले लिया। इसमें भी दिखाएंगे बाद में। एक इससे पहले एक और एग्जांपल देखिए, इसी को देख लीजिए। हमने C4H10 को लिया है, C4H10 को लिया है, और ये ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। देखो एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, तीन कार्बन हो गया, चार कार्बन हो गया। तो इस सूत्र से आप इसको बना सकते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन है ये, है कि नहीं? और इसमें एक ही श्रृंखला, एक चैन है, चार कार्बन की एक चैन आपको दिख रही है, और प्रत्येक कार्बन से आप हाइड्रोजन को देख सकते हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये ब्यूटेन की एक नॉर्मल चैन है, नॉर्मल श्रृंखला है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ भी चार ही कार्बन है, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ पर। हाइड्रोजन की संख्या भी आप देखें तो 3 यहाँ हो गई, 3 यहाँ, 6 हो गई, और 7 और नीचे 3 मिलाओगे तो 10 हो जाएगा, और ये आइसोब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। अच्छा, समावयवी वे होते हैं जिनमें क्या हो? जिनमें आपके जो है परमाणुओं की संख्या, किसकी? परमाणु की संख्या, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ परमाणु भार। दो चीज़ें, परमाणु भार, ये दो चीज़ें अगर आपकी समान हैं, एक जैसी हैं, किसी भी दो सूत्रों में, दो मतलब स्ट्रक्चर में, तो उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे क्या? उसे आप कहेंगे समावयवी। क्या कहेंगे? समावयवी कहेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको और नोट किया है, उसको ज़रा समझते हैं। देखिए, ध्यान देखिए, CH3 CH2OH है यहाँ पे, और CH3 दोनों को लिखते हैं। पहले को देखिएगा, इसमें कार्बन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5, 1 6 हो जाएंगे, यानी कि H6 हो गया। और एक है क्या? एक है ऑक्सीजन। ये किसका हो गया? ये हो गया इसका। अब ज़रा इसका भी चेक करते हैं। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिखा, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन लिखा,
और एक आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों का मूलानुपाती सूत्र एक ही आता है, तो दोनों में परमाणु की संख्या एक जैसी हो गई, और जब परमाणु एक जैसे हैं तो परमाणु भार भी सेम ही होगा। ठीक है, क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला कहता है कि एथेनॉल के कुछ उपयोगों को लिखें। तो देखिए, इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों बनाने में होता है। दूसरी चीज़, इसका उपयोग पीने में भी होता है। शुद्ध एल्कोहल का उपयोग घातक होता है, इसलिए आप जानते हैं देखिए, शुद्ध एल्कोहल एथेनॉल की बात करें तो CH3 CH2OH, ये क्या है, ये आपके पास में शुद्ध एथेनॉल हो गया, मतलब एथेनॉल है। इसमें जो है ये जो शुद्ध एथेनॉल है ये थोड़ा सा घातक इसलिए है, घातक इसलिए भैया है क्योंकि जो ये शुद्ध एल्कोहल है, एथेनॉल है, ये तंत्रिका तंत्र पे बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर ये प्योर 100% प्योर है तो 100% अगर ये प्योर है तो, और इसकी जो मात्रा है एसिडिक भी होती है। कैसी होती है, एसिडिक भी होती है, इस वजह से भी ये घातक होता है। लेकिन अगर इसकी जगह पे कहीं इसकी बात कर ली जाए, CH3OH की बात कर ली जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। इसे मेथिलिक स्पिरिट या इसी को जो है एक तरीके से ये जहर होता है, और इसके अधिक दोहन के लिए थोड़ा सा इसको मिक्स भी करते हैं इसमें। ठीक है, वो अलग बातें हैं। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कह रहा कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। क्लियर हुआ। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर दो प्रबल आबंध होते हैं। बिल्कुल समझ कर चलिए आगे। लेकिन इनका अंतराणुक बल कम होता है। इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। मैंने पहले बताया, चूँकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, ऐसे यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पे अनावेशित होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? अनावेशित कण बनते हैं, अनावेशित कण बनते हैं, और ये कैसे हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्लियर हुआ, इसको सही कर लीजिएगा। क्लियर हुई बात। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला प्रश्न कहता है कि साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कैसा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। साबुन हो गया, अपमार्जक, दोनों में बस एक ही अंतर है, ध्यान रखिएगा। एक नहीं, हालांकि अंतर तो कई सारे हैं, लेकिन मुख्य अंतर एक ही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो साबुन जो है ये नहाने में और ये धोने में, यानी कि ये तेज़ी से इसमें जो है कास्टिक ज़्यादा होता है। ये चीज़ों को, मतलब गंदगी को ज़्यादा साफ करता है, और साबुन को मुख्य रूप से नहाने में उपयोग करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ये प्रायः बायोडिग्रेडेबल होता है। कहने का मतलब कि अगर साबुन की बात करें, ये ख़राब हो जाए या कहीं फेंक दें, तो चाहे कवक हो या जीवाणु हो आदि इसको नष्ट कर देंगे, साबुन को। लेकिन अपमार्जक जो होते हैं इनको ये नष्ट कर भी सकते हैं और कर भी नहीं सकते। तो देखिए लिखा है, कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। अच्छा, साबुन जो है मृदु जल में सफाई करता है, जबकि अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों जल में सफाई कर लेता है। अगला, साबुन की जो शोधन की प्रक्रिया निर्बल है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है, और उसके बाद ताकत की बात होगी, साथ में ये कम साफ करता है, ये इसकी सफाई भी बहुत स्लो होती है। क्लियर हुआ। साबुन की सफाई कैसी होती है? स्लो होती है, जबकि आपकी जो है ये, अगर हम बात करें अपमार्जक की, तो इसकी जो शोधन प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, तेज होती है। क्लियर हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कहता है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए सवाल, कई बार पूछा है एग्जाम में, कई बार ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि वनस्पति तेलों में साधारणतया लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। निकेल उत्प्रेरक उपयोग करके वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, और इसके कारण से बनता है क्या? देखिए ध्यान से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है। एक बार इसको लिखें तो समझ में आए, उससे यहाँ देख लीजिए, आपके पास में वनस्पति तेल होगा। क्या होगा? वनस्पति तेल होगा, और इससे क्या बनेगा? वनस्पति घी बनेगा, वनस्पति घी का निर्माण होगा। दूसरी चीज़, हाइड्रोजनीकरण सिर्फ उन्हीं का होता है जो कैसे हों, जो हों असंतृप्त, असंतृप्त होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन की एक विधि भी है ये। ठीक है, क्लियर हुआ।
तो देखिए यहाँ पे आपके पास में एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें R के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, कोई एल्किल समूह हो सकता है। क्या होगा? एल्किल समूह हो सकता है। और आप जानते हैं कि एल्किल समूह कौन होता है? किसी भी कार्बनिक एल्केन में से आप मान लीजिए CH4 को ले लें और इससे एक H को रिलीज कर दें तो CH3 बचेगा और इसकी एक जो है संयुक्ता खाली रहेगी। तो ये हो गया एल्किल समूह। या फिर आप किसी भी प्रोपेन को लें, आप ब्यूटेन को लें, पेंटेन को लें, किसी भी यौगिक को लें, उससे एक H को निकालें, जो बचेगा क्या होगा? एल्किल मूलक या एल्किल समूह कहलाएगा और उसी को R की जगह पे जोड़ देंगे। ये बात क्लियर हुई? ये बात अगर क्लियर है तो रिएक्शन को समझिए। देखिए निकेल उत्प्रेरक और हाइड्रोजन, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें उत्प्रेरक के रूप में। कभी कभी पूछता है कि हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक को लिखिए, क्या होता है वो? ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना होता है। तो निकेल उत्प्रेरक होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी है तो भी आप नोट कर सकते हैं। तो समझिए पहले चीज़ को, निकेल उत्प्रेरक है। अब देखिए इसका रिडक्शन होगा, क्या होगा? रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन जाएगा और किन्हीं दो के साथ लग जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने H को लिया, इसके पास कितने H हैं? इसके पास में है 2H। एक H उठ करके इससे लग जाएगा, कहीं भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। एक H लगा करके आप जो है कहीं यहाँ लगा सकते हो। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक तरफ एक H हो गया, आप चाहे यहाँ लगा दो चाहे आप जो है इसमें यहाँ पे लगा सकते हो। एक बार फिर से लिखते हैं, क्लियरली लिखते हैं। देखिएगा इस H में आपके पास में यानी H2 के पास 2H हैं। एक H को उठाओ यहाँ पे लगा दीजिए और एक H को उठाइए यहाँ पे लगा दीजिए। तो इस तरह देखिए इस वाले कार्बन पे एक H हमने लगा दिया, इस वाले कार्बन पे हमने एक H लगा दिया और ये क्या बन गया? ये आपका हो गया कैसा? ये हो गया आपका संतृप्त हो गया। कैसा हो गया? संतृप्त हो गया। और यही आपका वनस्पति घी भी होता है। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि समावयवी क्या होते हैं? तो देखिए कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। ये गुण समावयवता कहलाती है। और जैसे एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था, इनके अणुसूत्र C2H6O, ये O लिखा हुआ है, O होते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, CH3CH2OH, ये क्या है? एथिल एल्कोहल है ये। और साथ ही में इसको भी देखिए CH3OCH3 दो। देखिए इसमें अगर हम देखें तो 2 कार्बन हैं, ध्यान दीजिए। इसमें अगर आप देखें तो 2 कार्बन हैं। कितने हैं? 2 कार्बन हैं। और H कितने हैं? 6 हैं। और एक क्या है? एक ऑक्सीजन है। इसमें भी अगर आप देखें तो 2 कार्बन हैं, H6 हैं और ऑक्सीजन 1 है। तो देखो दोनों के सूत्र कैसे हैं? एक ही जैसे तो हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के समावयवी हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, आइए बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने के कारण क्या कारण है? तो आप जानते हैं कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार एक त्रिआयामी संरचना की एक 3 डायमेंशनल या 3D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D। हीरे की जो संरचना है वो 3D होती है। कैसी है? हालांकि 3D ग्रेफाइट भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो हीरा है बिल्कुल आप देख सकते हैं, अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे आगे। अतः हीरा अत्यंत कठोर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, अतः ये कैसा है? हेक्सागोनल होता है। प्लेटों के रूप में रवा बनाता है। प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण ये सुचालक भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है कि हीरा जो है नहीं, लेकिन ग्रेफाइट कैसा है? विद्युत का सुचालक है। विद्युत का कैसा है? सुचालक। बहुत बार पूछता है ये ही टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हीरा कैसा है? अधातु होने के साथ भी कैसा है? ये सुचालक होता है विद्युत का। ठीक है, तो ठीक है, अगले प्रश्न पर आने से पहले एक बार जो है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज हम यहीं तक प्रश्न को लेंगे। इसकी अगले वीडियो में हम इसकी बाकी के बचे हुए प्रश्नों को भी लेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो को बिल्कुल देखिए, उसको भूलिए मत, छोड़िएगा नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।